वेलकम बैक टू शो। अब मुल्क की सियासत की बात करेंगे, जहां पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने 14 अगस्त के प्रोग्राम की तैयारियों के हवाले से 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कमेटी की सरबराही वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल करेंगे। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को असम्बलियाँ तहलील करने का या फिर तोड़ने का और मुल्क में नए इलेक्शन करवाने का मशवरा दे दिया। वेरी नाइस, बड़ा जल्दी याद आ गया। चलो शुक्र है अभी कुछ ज़्यादा महीने नहीं हुए। सेक्रेटरी जनरल जो है पीपल्स पार्टी के सैयद नैयर हुसैन बुखारी, उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत को ये लगता है या कोई ख़तरा है तो वो असेंबली तहलील कर दें और मुल्क में इलेक्शन करवा दें। बड़ा आसान है जैसे इलेक्शन करवाना रोज़ाना। हसन, आप मेरे साथी तज्जियाकार हैं, आपको क्या लगता है इतना आसान होता है? मुल्क की सूरत हाल जिस तरह की है, इसमें तो इलेक्शन क्या है, इसमें मुल्क ये को बात करना स्टेबिलिटी भी की हम ज़रूरत अफोर्ड है। नहीं कर सकते। खैर जी, आगे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की भी आपको कुछ अपडेट देते चलें, क्योंकि गवर्नेंस से मुतालिक कोई शिकायत मौसूल हुई बानी पीटीआई को, तो बानी पीटीआई ने फिर 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है जो वज़रा और इंतजामी सेक्रेटरीज के इल्ज़ामात की तहकीकात करेगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की अगर बात की जाए तो उनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक जो केपी के गवर्नमेंट है, वो पुलिस जो उनकी है वो करप्ट तरीन है और औसतन रिश्वत 1,62,000 रुपए तक है। दूसरी जानिब ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट पर 6 साल बाद भी अमल दरामद ना हो सका है। क्या ऐसी शिकायत हैं जो बानी को मौसूल हुई? वो बातचीत करने के लिए शौकत फराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शौकत साहब, क्या लगता है आपको केपी के गवर्नमेंट में क्या इतने मसाइल हैं और इमरान खान को क्यों इतना जल्दी, मैं तंजिया कह रही हूँ, इतना जल्दी कैसे उनको याद आ गया कि अब उनको नोटिस लेना चाहिए और कोई कमेटी बनाने की जरूरत है? ये बात दुरुस्त है कि इतना जल्दी क्यों याद आया। 15 ये तीसरी टर्म है उनकी केपी में गवर्नमेंट की। और लेकिन देखें, केपी इज नॉट इन आइसोलेशन। केपी पार्ट ऑफ द कंट्री है। जो कल्चर है केपी पाकिस्तान पुलिस कल्चर की बात कर रहा हूँ, या जो मामलात होते हैं वो एक जैसे होते हैं। और ये भी नहीं है कि केपी पुलिस जो है वो बिल्कुल बिल्कुल एक्सक्लूसिव फॉर केपी हो। मोस्ट ऑफ जो ऑफिसर्स हैं वो तो सीएसएस करके जब पुलिस सर्विस में आते हैं तो हाई ऑफिशियल तो उधर से जाते हैं। लेकिन किसी हद तक मैं ये जरूर कहूँगा बानी पीटीआई कमेटी बना लें। किसी हद तक केपी की पुलिस ने बड़ा किरदार अदा किया है। कल ही यौम शोदा था और जिस तरह से दहशतगर्दी के खिलाफ खास तौर पर केपी पुलिस ने कुर्बानियां दी हैं, खिदमात सर अंजाम दी हैं कि उनके थानों पे अटैक होते रहे। 2013 में सवात एरिया था, अब डीए खान लकी मरवत टांक एरिया है, जो पुलिस कंसिस्टेंटली अंडर अटैक आती है। लेकिन जो गवर्नेंस के मसाइल हैं वो अगर सिर्फ पुलिस नहीं है, बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं सबका एक ही हाल है, पाकिस्तान का ओवरऑल एक ही हाल है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सिर्फ केपी पुलिस की बात कर रही है, पंजाब पुलिस हो या सिंध पुलिस हो या बलूचिस्तान पुलिस हो, मामलात एक जैसे हैं। इसमें किसी एक को पॉइंट आउट करके दूसरों को एब्जॉल्व करना ये भी थोड़ी सी ज्यादती है। बिल्कुल, आपका पॉइंट ठीक है। कहा यह जाता था कि इमरान खान साहब की क़यादत में जो केपी पुलिस है, केपी के इदारे हैं, वो काफ़ी करप्शन से फ्री हो चुके थे। करप्शन ख़त्म तो नहीं हुई थी, लेकिन इस वजह से भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि वहाँ पे अब करप्शन का इंडेक्स पंजाब से भी ज़्यादा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जो कल्चर है उस कल्चर को ओवरनाइट खुद खान साहब भी अगर चाहते तो नहीं तब्दील हो सकता था क्या? जब महमूद खान वजीर आला थे वो करप्शन रुक गई थी, या उससे पहले परवेज खटक साहब वजीर आला थे, करप्शन रुक गई थी। ये इतनी डीपली पेनिट्रेटेड है ये करप्शन का कल्चर हमारे सिस्टम में। लेकिन अच्छी बात है अगर पार्टी एहतसाब करना चाह रही है अपने उन लीडर्स का जो इस वक्त एट द हेम ऑफ अफेयर हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन माजी में भी कमेटियां बनती रही, माजी में भी ऐसी बातें आती नहीं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। और चूंकि ये अभी नहीं आ रहा है, इनकी तीसरी टर्म में, फिर कहूंगा पीटीआई की तीसरी टर्म है और तीसरी टर्म भी खान साहब के अंडर ही है। पहले 2 टर्म्स का कोई कहे कि मुझे ज्यादा अच्छा रिजल्ट था, तो ऐसी बात नहीं थी। रिफॉर्म का एक कल्चर अपनाया गया था। एक आईजी साहब इधर रिफॉर्म के लिए आए थे, लेकिन उन आईजी साहब को जब पंजाब में भेजा गया तो फिर पंजाब में उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट में उनको काम नहीं करने दिया और उन आईजी साहब ने रिजाइन कर दिया था। वो रिफॉर्म्स के लिए ही गए।
अच्छा शौकत साहब, मेरे जो क्वेश्चन अभी मैं पूछने लगी हूँ इसको एक जनरल वे में एड्रेस कीजिएगा प्लीज। कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की फॉर एग्जांपल इस केस में जो अभी रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक केपी पुलिस जो है वो करप्ट तरीन पुलिस है, तो ये इस तरह की जो रिपोर्ट्स आती हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की होगी या दीगर किसी भी इदारे से, तो ये किन ग्राउंड्स पे होती हैं, कितना ऑथेंटिक होती है, हम इन पे रिलाई कर सकते हैं या नहीं? क्रेडिबिलिटी कितनी होती है? बिल्कुल 100% क्रेडिबिलिटी का तो एक एब्सोल्यूट टर्म्स में तो ऑलवेज एक डाउट होता है। बहुत, हाँ, कि 100% उसकी एक्यूरेसी। और यहाँ पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक बॉस हुआ करते थे, वो तो एक पार्टी के मुखालिफ और दूसरी पार्टी के साथ उनकी तो अलाइनमेंट थी। ये भी पाकिस्तान में कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वो किसी दौर में तो बहुत करीबी थे उस वक्त के वजीर आजम या उस वक्त की जो पार्टी रूलिंग थी। फिर खास तौर पर जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऐसी रिपोर्ट्स छापती थी। फिर बाद में कुछ रिपोर्ट्स को बैक ट्रैक भी किया गया। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि मैं ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा। वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन 100% इम्पार्शियलिटी से काम करना पाकिस्तान में कोई इतना ट्रांसपेरेंट नहीं रहा इस ऑर्गेनाइजेशन का। खास तौर पर मैं कह रहा हूँ, एक पार्टी को वो छूट देते रहे और दूसरी पार्टी के खिलाफ वो ऐसी भी बातें करते रहे जो बाद में गलत साबित हुई। और इन दिस केस भी उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स दी हैं। आप किसी को आप मना नहीं कर सकते कि वो अपनी फाइंडिंग ना दें, लेकिन ये कहना कि एक सूबे की पुलिस बहुत अच्छी है जिस पे हमें सबसे ज्यादा एतराज है, और दूसरे सूबे की पुलिस जो है वो करप्ट है जिसने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, तो वो यार्ड स्टिक जो है एक होना चाहिए। प्राज साहब, आई थिंक वी गॉट योर पॉइंट, और बड़ा फेयर आपने एनालिसिस किया, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात की जाए तो पिछले 20 साल से इसी तरह अपने पैंतरे बदलती है, और इतने ही बुरे हालात होते तो केपीके की जो आवाम है वो तो 4 साल बाद अपने हुक्मरान बदला देती है। इस दफ़ा वो 12वां साल है उनको पीटीआई के साथ, सो ये भी तो है। देखिए ना, 12वां साल, अभी जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, अब बात और ब्रॉडर हो जाएगी। अब परफॉर्मेंस पे या गवर्नेंस पे तो ये इशू आया ही नहीं है। मसलन किसकी गवर्नमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन रही वो तो इलेक्शन वाले उस था ही नहीं, वो तो मासूमियत या मजलूमियत पे था। और जिस तरह केपी में इलेक्शन हुआ उसके रिजल्ट्स आए, वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ना लोगों ने वोट दिया, ना परफॉर्मेंस की बुनियाद पे असेसमेंट हुई कैंडिडेट्स की। और वैसे भी पाकिस्तान में इलेक्शन जब भी होता है, मसलन 2018 का इलेक्शन था, 2018 से पहले 13 वाले इलेक्शन में जो 5 साल थे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी पीएमएलएन की, लेकिन वो 2018 के इलेक्शन के रिजल्ट तो आपके सामने हैं। सिमिलरली 2008 से 2013 पीपल्स पार्टी ने आईनी तौर पर बड़ी कामयाबियां हासिल की, लेकिन इशू टेररिज्म आ गया और पीपल्स पार्टी एएनपी और एएमक्यूएम को तो दहशतगर्दी का थ्रेट था। दहशतगर्द उनको कहते रहे कि आप कन्वेंसिंग भी नहीं कर सकते, आप जलसे भी नहीं कर सकते, ना हुए। क्या वो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे इलेक्शन हुआ था? इसलिए जब खास तौर पर इलेक्शन या इलेक्शनियरिंग की बात की जाए तो बात का इन दैट केस इन पाकिस्तान अक्सर औकात वो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जो इनकम्बेंसी है वो भी नहीं डिबेट होती, और दूसरे की जो परफॉर्मेंस है या उनका जो मंशूर है। मुझे ये बताएं कितने सियासी वर्कर्स को अपनी अपनी पार्टियों के मंशूर का इल्म होगा कि हमारी पार्टी क्या चेंजेस लाना चाह रही है। तो खास तौर पर ये जो फरवरी में इलेक्शन हुआ इसमें तो मुहर्रकात भी और थे, इसमें वोटर्स का जो एटीट्यूड था वो परफॉर्मेंस की असेसमेंट वाला था ही नहीं। अच्छा शौकत साहब, नैयर हुसैन बुखारी का हुकूमत को ये मशवरा देना कि असम्बलियाँ तोड़ दें और आप नए इंतखाबात की तरफ चले जाए अगर आपको कोई खतरा है, पहली बात तो ये कि आप भी उसी हुकूमत का हिस्सा हैं। दूसरी बात ये कि क्या इंतखाबात करवाना या इस तरह के मशवरे देना वाइल यू आर अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये बनता है पीपल्स पार्टी का ऐसे? अच्छा, ये थिन सा एक पॉइंट है। पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट जब आप कहते हैं, एक पार्टी इत्तेहादी तो हो सकती है, बट नॉट नेसेसरली पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हो। पंजाब में हो जहां पर पीएमएलएन की हुकूमत है और यकीनन उनकी प्रीडोमिनेंट मेजॉरिटी है, पीपल्स पार्टी काबीना में नहीं है, और मरकज में पीएमएलएन को सिंपल मेजॉरिटी भी हासिल नहीं है, लेकिन यहाँ भी पीपल्स पार्टी इत्तेहादी नहीं है। इत्तेहादी मीन कि गवर्नमेंट में नहीं है। जब हम गवर्नमेंट कहते हैं तो नेसेसरली
कैबिनेट है, डिसीशंस हैं, ये तो है। गवर्नेंस के डिसीशंस हैं, अपॉइंटमेंट के डिसीशंस हैं, उसमें पीपल्स पार्टी नहीं है। लेकिन नैयर बुखारी साहब ने कल बाद में क्लैरिफाई भी किया कि मैं तो ये कहना चाह रहा था कि आईनी हल है। अगर आपकी हुकूमत को मसला है, जो ख्वाजा आसिफ साहब 2-3 बार कहे गए कि सितंबर अक्टूबर में हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश ज्यादा हो जाएगी जब अदलिया में तब्दीली आएगी, तो नैयर बुखारी साहब का ये पर्सपेक्टिव था कि आप फिर हमारे साथ बात करें, हमें उन खतरात से आगाह करें, हम आईनी तौर पर उसका हल बताएंगे। और 2014 के धरने में जब बिल्कुल ताहिरुल कादरी साहब और खान साहब आकर असेंबलियों पे बाहर बैठ गए, रास्ते बंद हो गए और असेंबलियों पे लानत भेज रहे थे बाहर खड़े होकर हर तकरीर में, तो जरदारी साहब का मशवरा था कि ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए और मसलसल उसको कंटिन्यू किया जाए और सियासी और आईनी तौर पर धरने वालों का मुकाबला किया जाए, और वो स्ट्रेटजी कामयाब रही। प्रोबेबली नैयर बुखारी साहब यही बात करना चाह रहे हैं। अच्छा शौकत साहब, फिर आपके कहने का मकसद ये है कि हो सकता है कि अगर जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि नवंबर दिसंबर में जाके हालात ख़राब हो सकते हैं, तो हालात ख़राब होते ही पीपल्स पार्टी का सहारा भी नहीं रहेगा गवर्नमेंट को? नहीं, सहारा देखे ना, अब पता नहीं आप सहारा कहकर तंज कर रहे हैं या एक सादा टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। सहारा तो पीपल्स पार्टी पहले भी है। हाँ हाँ, मसलन नून लीग के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं है। एग्जैक्टली। उनको जब वोट मिला प्राइम मिनिस्टर को, तो वो तो साथ पीपल्स पार्टी का वोट भी मिला। और ये भी नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने कोई एहसान किया हो। पीपल्स पार्टी को सदर का वोट पीएमएलएन ने दिया और उसके इत्तेहादियों ने दिया। सेनेट चेयरमैन बनवाया पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी साहब को, वो भी पीएमएलएन और उनके इत्तेहादियों ने वोट दिया। गवर्नमेंट में तो पीपल्स पार्टी नहीं है, लेकिन इत्तेहाद में शामिल है और इत्तेहाद के बदले उन्होंने ये आईनी ओहदे लिए। बलूचिस्तान में अलबत्ता मीर सरफराज मुफ्ती साहब के साथ कैबिनेट में पीएमएलएन भी इत्तेहादी है और पीपल्स पार्टी का फिर अपना चीफ मिनिस्टर है। तो इसलिए ये जो माइनॉरिटी वाला सिंड्रोम है वो मरकज में मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तो है, लेकिन उसके बदले पीपल्स पार्टी ने अपने लिए भी तो कुछ लिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा प्राचा साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जमात इस्लामी का जो धरना जारी है इस वक्त लियाकत बाग में। पहले तो सिर्फ वो लियाकत बाग में थे, लेकिन अब मुल्क भर में ये धरना फैलता हुआ जा रहा है। और अगर अमीर जमात इस्लामी की बात की जाए तो अब कह रहे हैं कि हमारा धरना शायद हुकूमत मुखालिफ भी हो सकता है, क्योंकि हुकूमत तो 10 दिन से कुछ भी नहीं कह रही। ज़रा अमीर जमात इस्लामी का ज़रा शॉर्ट सुन लेते हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं। अब ये धरना सिर्फ का धरना नहीं रहा, कल गवर्नर, आज से ये गवर्नर हाउस सिंध का धरना है। और फिर मैं रात में देखता हूँ कि यहाँ से ऐलान करूँ कि कहाँ से ऐलान करूँ कि पेशावर का धरना कब से शुरू होगा और लाहौर का धरना कब से शुरू होगा। ये धरना अब एक तारीख़ी नोयत का धरना बन चुका है। इससे फरार मुमकिन नहीं है वज़ीर आज़म को कुछ भी बयान देते रहें, लेकिन उन्हें अब लोगों को रिलीफ देना पड़ेगा। अरबों रुपए की पेनल्टी का कोई खौफ नहीं होता, अरबों डॉलर की पेनल्टी का, लेकिन मकामी बदमाशियाँ जो अगर एक पैदा हो गई है और उसके पैसे कम करने पड़ जाएं या उसके जो नाजायज़ पैसे वो ख़त्म करने पड़े, तो आप कौम से झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, सारा बोझ जो है वो कौम के ऊपर डाल रहे हैं। इसलिए अपनी मराहत कम कीजिए। और जिस तरह आपने परसों देखा था कि सनतकारों का एक वफद यहाँ पर आया था। जी शौकत साहब, बताइएगा कि जो अमीर जमात इस्लामी इस वक्त जिक्र कर रहे हैं कि जो हल करने चाहिए गवर्नमेंट को, जो सॉल्यूशंस वो बता रहे हैं, क्या वो प्रैक्टिकल हैं, वो पॉसिबल हैं गवर्नमेंट के लिए वो करना, और क्या वो गवर्नमेंट करेगी? तो दो इश्यूज हैं बड़े इंपॉर्टेंट। एक तो जो हाफिज नईमुर रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी इशू की बात कर रहे हैं, इशू तो बहुत बड़ा है और पाकिस्तान का अवामी लिहाज से तो सबसे बड़ा इशू है कि महंगाई है। किसी की 20,000 तनख्वाह है तो उसके घर में 27,000 बिजली का बिल आया हुआ है, वो कहाँ से पे करेगा? फिर बाकी अखराजात कहाँ से पे होंगे? महंगाई अब सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ऑन दी अदर हैंड पूरी दुनिया का मसला है। लेकिन खास तौर पर ये जो आईपीपीस की बात हो रही है, एक वक्त था पाकिस्तान में बिजली की इतनी किल्लत थी कि लोग हाथ जोड़ते थे, बददुआएं देते थे, लोग प्ली करते थे कि जितने पैसे मर्जी ले लें, जितना मर्जी बिल आ जाए, हमें बिजली तो फराहम करें, जून जुलाई अगस्त में बिजली मिले। फिर क्विक फिक्स के तौर पर ये पावर प्लांट्स लगाए गए और उसमें जाहिर है अगर कोई बहुत जल्द आपके मुल्क में सरमायाकारी कर रहा है, वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो या फॉरेन हो,
تو اس نے اپنا ریٹرن دیکھنا ہے. اور یہ بھی جب یہ ایگریمنٹ میں کیپیسٹی چارجز ڈالے گئے تو یہ باقاعدہ طور پر بات چیت ہوئی تھی کہ ہم پیسے لگائیں, کل کو آپ بجلی نہ خریدیں تو ہم کیا کریں گے. تو ان کو لیور کرنے کے لیے, اٹریکٹ کرنے کے لیے ایز این انسینٹیو یہ ساری پروویژن دی گئی تھی. ٹھیک. اب معاملہ یہ ہوا کہ کیپیسٹی چارجز کے نام پر حافظ صاحب کی بات درست ہے کہ اربوں روپے لیے جاتے ہیں, لیکن ساورن گارنٹیز دی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان نے. ان آئی پی پیز ایگریمنٹ کو سکریپ کرنا یا ان کو وائلیٹ کرنا فوری طور پر یہ تو ممکن نہیں ہوگا. ایک ہی آپشن ہے, ان کے ساتھ بھی بات کی جائے, ڈومیسٹک ہیں یا فورن ہیں, اور کوئی طریقہ مل کے ڈھونڈا جائے. یک طرفہ معاہدہ توڑنے سے پاکستان کا نقصان ہو. ٹھیک ہے. اچھا شوکت صاحب, گورنر سندھ نے جو کراچی دھرنے کے شرکاء جماعت اسلامی کے ان کے لیے اعلان کیا کہ اگر آپ دھرنے کی وجہ سے کام کاج نہیں کر پا رہے تو آخر راشن ہمارے گھر سے لے جائیے گا. مطلب پہلی بات تو یہ انڈیکیٹ ہو رہی ہے کہ وہ دھرنے کے جو شرکاء ہیں یا ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری نہیں کی جائیں گی اور دھرنا چلتا رہے گا. اینڈ سیکنڈلی آپ عوام کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ بینگ گورنر, آپ کے پاس اتنا بڑا آفس ہے, اتنا بڑا آفس کو ہولڈ کر رہے ہیں آپ, اور آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس آئیں, راشن لے جائیں, بس اس سے آگے پیچھے آپ کی کہیں سوچ نہیں آنی چاہیے. جو ڈیمانڈز ہیں وہ گورنر صاحب نے پوری نہیں کرنی. لیٹس بی ویری کلیئر. وہ ڈیمانڈ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ. اور جب یہ حافظ صاحب پشاور دھرنا دینے کی بات کر رہے ہیں, یہ دھرنا کس کے خلاف ہوگا؟ کیونکہ اگر سیکریٹریٹ پشاور کے باہر ہوتا ہے یا اسمبلی کے باہر ہوتا ہے تو لامحالہ یہ کنسیپشن ہوگی کہ یہ پروونشل گورنمنٹ کے خلاف ہے, کیونکہ جہاں جب نعرے لگیں گے امن و امان کا مسئلہ بنے گا. اچھا شوکت صاحب, کیا گورنر فیڈرل کا نمائندہ نہیں ہوتا؟ نہیں, گورنر فیڈرل کا نمائندہ ہوتا ہے, لیکن ادھر آپ کو معلوم ہے کمیٹی بنی ہوئی نا جو ٹاکس کر رہی ہے, جس میں انفارمیشن منسٹر ہے, جس میں یہ امیر مقام صاحب ہیں. اگر وہ اتنے irrelevant ہے تو پھر بات ہی نہ کریں نا اس پہ. یہی تو پوائنٹ ہے کہ آپ نے عوام کو کیا میسج دیا اپنی اس بات سے کہ آپ آئیں آ کے کھانا پینا میرے سے لے جائیں, دیٹس اٹ. نہیں, وہ پہلے بھی پکوڑے کھلاتے ہیں آپ کو, وہ پہلے بھی وہ گھنٹے بھی لگاتے ہیں, وہ بہت کچھ کرتے ہیں, وہ ان کا بس چلے تو وہ سب کو گورنر ہاؤس میں بسا لیں. جہانگیر والی دیکھیں نا, جہانگیر والی, شہنشاہ جہانگیر والی زنجیر عدل بھی انہوں نے لگائی ہوئی ہے. اچھا پرائز صاحب, جس کمیٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو 4 دن سے غائب ہے بقول امیر جماعت اسلامی. ہاں, کمیٹی ان سے بات ہی نہیں کر رہی. یہ ویسے یہ بڑا اہم ہے. حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 4 دن سے غائب ہیں, اس بات کا مطلب کیا ہے؟ کیا جماعت اسلامی حکومت کا انتظار کر رہی ہے کہ آئیں یار کوئی بات چیت کریں ہمارے ساتھ, یا کیا مطلب ہے اس کا کہ جب یہ کہا جائے کہ 4 دن سے غائب ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم حکومت ہٹاؤ تحریک میں ملین مارچ, ہم نے کئی بار سنا تھا یہ لفظ, اور خاص طور پر جماعت اسلامی نے ٹرین مارچ میں بھی ملین مارچ کیا تھا, روڈز پہ بھی. ایسے حکومتیں نہیں جایا کرتی. اس لیے وہ جو بات کر رہے ہیں میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ آئیں بھائی ہمارے ساتھ بات کریں. میں زیادہ نیگیٹو ایکسپریشن نہیں دینا چاہ رہا کیونکہ ان کے ورکر 12 اسٹریٹس پہ ہیں, وہ لیاقت باغ میں ہوں, وہ کراچی میں ہوں, لیاقت باغ میں, پنڈی میں. لیکن یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے, اور سو فار پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے. اور شوکت صاحب اس کا یہ نتیجہ اخذ کیا ہے جماعت اسلامی کا کریڈٹ ہے کہ بالکل پیسفل یہ دھرنا ہو رہا ہے. بالکل, ہم یہی میں بھی یہی کہنے لگی تھی شوکت صاحب کہ وہ تو چلیں پروٹیسٹ کر ہی رہے ہیں, جو ان کا حق ہے, آئینی حق ہے کہ وہ پروٹیسٹ کرے اگر ان کو حکومت سے کوئی بات چیت کرنی ہے. لیکن حکومت اس پہ سیریس پھر نہیں نظر آ رہی ہے نا, کیونکہ جماعت اسلامی تو صرف ریلیف مانگ رہی ہے عوام کے لیے. وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کہا کہ دھرنے والے سیاست برائے سیاست کر رہے ہیں. تو ایک تو گورنمنٹ کا ایٹیٹیوڈ جہاں سے آپ کو سمجھ آ گیا کہ گورنمنٹ کیسے دیکھ رہی. دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً جماعت اسلامی نے لیڈ لی ہے کہ کسی اسپیسیفک پرسن کو ریڈ لائن بنا کر ہماری ریڈ لائن ہے وہ والی ڈیمانڈ نہیں کی یا اس طرح سے سیاست نہیں چلائی, بلکہ عوام کے مسئلے کو سامنے رکھا ہے. یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے جماعت اسلامی. لیکن اس سے کیا گورنمنٹ کی پالیسی بدل جائے گی, خاص طور پر وہ پالیسی جس میں بیرونی ممالک کے سرمایہ کاروں کے ساتھ آپ کے ایگریمنٹس ہوں گے. اس پہ خاصا وقت بھی چاہیے, انرجی بھی چاہیے. بالکل ایسے خاصا وقت بھی چاہیے. شوکت پراج صاحب سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ بڑی زبردست انداز میں تمام تر ملکی سیاست کے حوالے سے اپنا تبصرہ کر رہے تھے. بالکل جی. اور حسنین مجھے لگتا ہے گورنر صاحب کا اگر بس چلے نا گورنر سندھ کا, تو وہ سب کو رہنے کی جگہ بھی وہاں پہ دے دیں گورنر ہاؤس میں, اور وہاں پہ خوب ہلا گلا ہوتا رہے. چلے جی ایک بریک شامل کرتے ہیں ہم جونیئر جرنلسٹ.